नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानोधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। थ्री फायर्स रेजिंग, तीन बड़े संकट जो आग की तरह फैल चुके हैं और आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं। हमने पिछले कई हफ्तों में बात की ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले से जो उत्पन्न हुई समस्याएं हैं उन पर, और ईरान के समर्पण नहीं कर देने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के जो हाथ पांव फूल गए, आई डोंट बिलीव इन हाथ पांव फूलना, वो हमने विस्तार में देखा। दूसरी आग जो फैली है, जिस पर अभी तक हमने इस सीरीज में ग्लोबल अफेयर्स की बात नहीं की है, वो है यूक्रेन और रूस का युद्ध। वो बहुत ही गंभीर टर्न लेता दिख रहा है जो यूरेशिया पर गहरा असर डाल रहा है। आने वाले दिनों में मुझ पर बात करूंगा। और तीसरा बहुत बड़ा संकट जो अब धीरे धीरे शेप ले रहा है वो है अमेरिका और चीन का रिश्ता। मीटिंग दोनों की होने वाली है, शी जिनपिंग और ट्रंप की, और बहुत सारे मुद्दे जिसमें गाड़ी अटकी पड़ी हुई है। ताइवान तो खैर है ही, एआई भी है। ये जो तीन दावानल धधक रहे हैं, इनका क्या महत्व है, हमारे जीवन पर इनका क्या असर होगा, वो तो अब हमने देखना शुरू कर भी दिया है। जिस प्रकार मोदी जी ने कल भाषण में बोला कि ये 7 काम करो, तो आप समझ सकते हैं कि वो तीनों दावानल का असर भारत पर होने लगा है। प्यारे साथियों, आज हम विस्तार में बात करेंगे कि कैसे आने वाले महीनों और वर्षों में द थ्री फायर्स रेजिंग राइट नाउ विल अफेक्ट अस। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, बारीकी से तीनों डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टार्ट करें भैया। तीन बड़े संकट आग की तरह। दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है, आज से हमारे इकोनॉमी क्रैकर्स की सीरीज शुरू हो रही है। साल में 150 सेशन होंगे 20-20 मिनट के, जिसमें मैं सिर्फ इकोनॉमी की ही बात करूंगा। आज उसका पहला सेशन रिलीज हो जाएगा। हर 5वां सेशन यूट्यूब पर फ्री होगा, लेकिन आप उसका पूरा आनंद हमारी मेंबरशिप लेवल 2 में जरूर लीजिएगा। पहला सेशन आज का फ्री होगा, देख लीजिएगा। ये है हमारे मेंबरशिप के 5 लेवल। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा के चेक करें, ये पॉपअप हो जाता है यूट्यूब पर। कम से कम लेवल 3 से जुड़े तो आपको 1 और 2 अपने आप ही मिल जाते हैं। सैंडीज इकोनॉमिक क्रैकर लेवल 2 में आएगा। लेवल 4 में इंग्लिश का एक बहुत शानदार कोर्स है, तो कायदे से आपको लेवल 4 ज्वाइन करना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। साल 2 साल इनके साथ आप जुड़े रहेंगे, इससे बढ़िया नॉलेज कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड आपको मिलेगा नहीं। याद रखें, किसी भी एज ग्रुप के लोग हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप 55 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव हो, ये आप ही के लिए है, या आप 15 साल के एक लर्नर हो, ये आप ही के लिए है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है जिसकी जरूरत सभी को होती है। तो सबका स्वागत है, आइए ज्वाइन कीजिए। डेली अपडेट्स के लिए ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक यू। तीन आग या दावानल इस वक्त धधक रहे हैं। आग तो छोटी चीज होती है, दावानल यानी कि इन्फर्नो असली चीज होती है। हमारे सामने ईरान युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, जो कि ज़ायोनिस्ट लॉबी और अमेरिकन लॉबी ने टेकन फॉर ग्रांटेड माना था कि इसकी तो कमर तोड़ ही दी हमने, अब क्या करेगा ये। वो बोल रहा है मेरे पास तो 10 हजारों मिसाइलें ड्रोन तैयार है, तुम तो आओ और लड़ेंगे, अब तो मर जाएंगे पर तुमको छोड़ेंगे नहीं। ईरान अपने सामने अमेरिका से, जो कि 60 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, ईरान से लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। इसने सारे समीकरण बदल के रख दिए और डोनाल्ड ट्रंप भयानक फंस चुके हैं। जीसीसी पूरा खतरे में पड़ चुका है, यूएई पर तो एग्जिस्टेंशियल संकट आ चुका है। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि ये कहानी कैसे मुड़े। भगवान करे ये संकट समाप्त हो, प्यार मोहब्बत से एक कॉम्प्रोमाइज हो, रास्ता निकले। वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन दूसरा है यूक्रेन का युद्ध। इस पर हमने हमारी सीरीज में अभी तक बात नहीं की, अब हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये युद्ध अब बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रेन भी जो है वो सरेंडर कर ही नहीं रहा है, और वो रूस पर बहुत घातक हमले कर रहा है, और यूक्रेन के ड्रोन्स हजारों किलोमीटर अंदर तक घुस गए रूस में, और रूस भी पलटवार कर रहा है, और रूस के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं ही। तो हम
एक बहुत अजीब स्थिति में जा रहे हैं। अमेरिका और चीन की वार्ता जो कुछ ही दिनों में होगी, उसमें चीन का पलड़ा अचानक से बहुत भारी हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने यह बहुत बड़ी मूर्खता कर दी ईरान पे धावा बोल के। तो ये जो तीन संकट जो आग का रूप ले चुके हैं, एक साथ आ गए हैं, इसी को कहते हैं पोली क्राइसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? पोली क्राइसिस। पोली मतलब बहुत सारे, क्राइसिस यानी संकट। मेरा अगला वीडियो पॉली क्राइसिस पर ही होगा। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि पॉली क्राइसिस होता क्या है, और आज दुनिया पॉली क्राइसिस में फंस गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत कल रात का नरेंद्र मोदी का भाषण है, जिसमें उन्होंने बोला साल भर सोना ही मत खरीदो, पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को घटा दो, विदेश जाना ही बंद कर दो। कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि संकट बहुत गहरा है। हालांकि चुनावों के चलते 50 दिन तक कुछ नहीं बोला गया, ये 20 मार्च को बोल दिया जाना चाहिए था। खैर छोड़िए उसको। मेरे आज के सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर में जो पहला लॉन्चिंग सेशन है, उसका नाम है डोंट बाय गोल्ड। आखिर क्यों डोंट बाय गोल्ड, मैं समझाऊंगा 20 मिनट में, बारीकी से देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आएगा। पहला सेशन सबके लिए उपलब्ध रहेगा। तो ये तीन चीजें एक साथ आई हैं, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अलग अलग हैं ये तीनों, लेकिन ऑयल वेपन्स अलायंसेस या ग्लोबल पावर तीनों को जोड़ रहा है, और हमारी आंखों के सामने दुनिया बदल गई पिछले 50 दिनों में, और ये बाकी दोनों भी उसके साथ जुड़ गए। अभी तक का सब कुछ क्लियर है? तो सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार? लाइक करोगे तो सेशन लोगों तक पहुंचेगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखो। प्यारे साथियों, हमारा अगला वीडियो होगा पॉली क्राइसिस पे। मैं विस्तार में समझाऊंगा पॉली क्राइसिस क्या है, लेकिन अभी आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि पॉली क्राइसिस क्या होता है। देखिए, पॉली क्राइसिस का मतलब बहुत सरल है। जब हमारा विश्व एक साथ 6, 7, 8 संकटों में घिर जाता है साइमल्टेनियसली, तो ये 6, 7, 8 संकट आज की तारीख में क्या है? युद्ध तो चल ही रहा है, हॉट वॉर चल रहे हैं भाई, ये कोल्ड वॉर भी नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी पूरी खतरे में पड़ गई है। कहना बहुत आसान है कि आज से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। कितने लोग खरीद सकते हैं भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल? वो परसेंटेज क्या है? और रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रिड कंपैटिबिलिटी, स्टोरेज, ये सब बहुत बड़े इश्यूज हैं जो रातों रात नहीं होते ना। फॉसिल फ्यूल से आने वाली ऊर्जा भारत की 50%, उसको एकदम से थोड़ी छोड़ेंगे आप। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से हो भी रहे हैं, लेकिन इमीडिएट तो बहुत पेन है। एआई बहुत बड़ी क्राइसिस बन के सामने आ गया है, क्योंकि दुनिया में 2 ही देश हैं जो लीडर हैं, बाकी सब पिछलग्गू बन चुके हैं। क्लाइमेट चेंज आंखों के सामने हो रहा है, हालांकि अब वो डिबेट का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन वो है तो सही। फूड सिक्योरिटी, अब फर्टिलाइजर का आप कंजम्पशन गिरा दीजिए, ये कल मोदी जी ने बोला नेचुरल फार्मिंग कीजिए। श्रीलंका में यही बोला गया था, उसके बाद क्या हाल हो गए वहां देख लिया सबने। ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर के बगैर आपकी फिजिकल आउटपुट ही गिर जाएगी। इट्स वेरी इजी टू से नेचुरल पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है, आउटपुट गिर जाता है। श्रीलंका में हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि हम बहु संकट के दौर में खड़े हैं इस वक्त, बिल्कुल बीचों बीच। तो इसको कहते हैं पॉली क्राइसिस। कल पूरा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। आज हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बोल सकते हैं कि हमारा आत्मविश्वास टूट रहा है। We can say with full confidence that our confidence is breaking down as far as the old world order was concerned. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अमेरिका के पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया। पैक्स अमेरिकाना में पेट्रोल डाल के आग लगा दी, क्योंकि उन्होंने कहा we don't need allies. What do allies give us? Nothing. They only take. They don't give anything. I don't like allies. फिर रोते हैं why not come to help me in Strait of Hormuz? I'll leave the wise. तो ऐसा नहीं होगा ना, आप गालियां भी देंगे फिर बोलेंगे अलायंसेस, तो सारे अलायंसेस टूट गए। ट्रांस अटलांटिक अलायंस भयानक फ्रैक्चर के दौर में है, और ईरान ने यह दिखा दिया है कि ज्योग्राफी इज किंग। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी बहुत अच्छी किताब है, खरीद के पढ़िए, समझ में आएगा। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि सॉवरेंटी की लड़ाई में अगर पूरा देश एक हो जाए तो रशिया जैसी ताकत भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे आज भी याद है, फरवरी 2022 में रूस घुसा था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 7 डेज का बोल के पुतिन घुसे थे कि कीव तो मैं यूं ले लूंगा। मैंने तब भी कहा था ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा ले लेना किसी देश को, और मैक्सिमम लोगों ने
मेरे स्टैंड के विरोध में कहा कि नहीं ऐसा नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन, क्यों लड़ रहा है। 4 साल हो गए, क्या हुआ? दोनों तरफ के लाखों लोग मारे जा चुके हैं और पुतिन के पास कोई विजिबल एडवांटेज नहीं है। यही होता है आज की दुनिया में। अगर कोई देश डट के खड़ा हो जाए कि मैं लड़ूंगा, आप हरा ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन खर्च किए और नतीजा क्या रहा? जिस तालिबान को हटाया उसी को लाके बिठा दिया। तो कोई फायदा नहीं है ऐसे युद्ध, लेकिन अब करे जा रहे हैं युद्ध पे युद्ध। और अमेरिका और चीन के टेंशन हमें बता रहे हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। एक भारतीय होने के नाते ये चिंता होना स्वाभाविक है कि इसमें हम कहां होंगे। अब उसमें तो हम जहां होंगे वहां हम देखेंगे। फिलहाल तो आप हमारे चैनल पर हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखें, लगातार हम कंटेंट देते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ईरान वॉर वो पहला दावानल है। खूब बात की हमने इसके ऊपर हमारी सीरीज में अभी तक, आपको बहुत मजा भी आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है ईरान का युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ये बोल चुके हैं कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान जीसीसीज पर धावा बोल देगा। पॉइंट इज, आपने सपने में ये क्यों नहीं सोचा था, ये अब हमें बताओ, क्योंकि संकट में आपने हमें डाल दिया है। इन दोनों ने ये सोचा था कि ईरान विल फोल्ड इन 7 डेज। ईरान ने बोला आ जाओ, मैं तो 30 साल से तैयारी कर रहा हूं, 35 साल से तैयारी, और जितने जीसीसी के कैपिटल्स और मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, मैं सबको जला के राख कर दूंगा। उसने कर दिया। अमेरिका का भयानक नुकसान हुआ है। मीडिया में सेंसरिंग हुई, लेकिन अमेरिका में फॉर्चुनेटली आज भी मीडिया काफी हद तक स्वतंत्र है। तो सैटेलाइट तस्वीर अब निकल निकल के सामने आ रही है कि बर्बाद कर दिया ईरान ने। और जीसीसी के सारे देश घबराए हुए हैं कि हम तो बर्बादी के कगार पे आ गए। दुबई की हालत क्या हो गई, सब सेंसर्ड है। फोटो लो तो सीधे जेल डालकर डंडों से पीट रहे हैं। ये हालत है दुबई की, द ग्रेट ड्रीम सिटी। तो अब ज्यादा उस पर बोलना ही बेकार है। तो इस युद्ध ने जो आग लगाई मिडिल ईस्ट में, पुराने कैलकुलेशन 2025 एंड तक के फेल हो गए। चोक पॉइंट बंद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ भी नहीं आ रहा है। भारत में मोदी के लेटेस्ट भाषण का बैकड्रॉप आप समझने का प्रयास करें। कच्चा तेल आ ही नहीं रहा है, एलपीजी आ ही नहीं रहा है, हीलियम आ ही नहीं रहा है। कब तक चलेंगे आपके बचे हुए रिजर्व्स? और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत का इतना विशाल नहीं है कि 6 से 9 महीने खींच जाए। 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमें 3 गुना बना लेना चाहिए था, या शायद कुछ किया है तो जैसा कहते हैं कि सोच समझ के ही किया होगा। ईरान वो सब कुछ मांग रहा है जो अमेरिका का नाइटमेयर है कि जितना मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। जीसीसी के देश आपस में खुशफुसा के बात करने लगे हैं कि अरे यार, अमेरिका को पैसा देते थे ना, उससे तो अच्छा ईरान को दो, पीस ऑफ माइंड लो और खत्म करो। तो ईरान एक रीजनल हेजेमॉन बस अब बना कि तब बना। हमारी आंखों के सामने हम ये होता हुआ देखेंगे। व्हाट अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स मैन, व्हाट अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स। तो गल्फ कंट्रीज के सामने 24/7 खतरा आ चुका है। यूएई सबसे ज्यादा कमिटेड है ईरान को ध्वस्त करने के लिए। वो तो खुल के बोल रहा है अमेरिका को मारो मारो मारो। ईरान ने नोट कर लिया है। मैंने कम बोला, आप ज्यादा समझिएगा। इसके आगे ईरान वर्सेस यूएई का बहुत भीषण संघर्ष होने वाला है। और ईरान इज कमिटेड नाउ टू डू व्हाट इट हैज डन, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना नुकसान उठा चुका है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। यूएई के पास सब कुछ है खोने के लिए। तो ये है वॉर ऑन ईरान। समझ में आ गया आपको? इस पर आपकी क्या टिप्पणी बताएं। अगर आप दुबई में रहते हैं, वहां से रहते रहते मत करना कमेंट, उठा के ले जाएगी, नहीं तो शेख की सेना तुमको, पुलिस। भारत आके कमेंट करना और बताना कि स्थिति क्या है। दूसरा दावानल है यूक्रेन का युद्ध। आज मैं इसके ऊपर पहली बार बात कर रहा हूं। आगे मैं आपको, अगला वीडियो पॉली क्राइसिस है, उसका अगला वीडियो है यूरेशिया। मैं यूरेशिया पे बात करूंगा और वहां से फिर हम यूक्रेन पे जाएंगे। बढ़िया सीरीज चल रही है ग्लोबल अफेयर की, लंबे समय तक चलाऊंगा। पूरी प्लेलिस्ट देख लो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, नंबर 1 से वहां तक देख लो। अगर आज आप पहली बार आए हो तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे से इसको हम लंबे समय तक पढ़ाएंगे। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन जरूर करो भाई, वो बहुत जरूरी है। यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, सारा जितना भी है यूरोप, उसमें भारत भी आ गया क्योंकि साउथ एशिया में भारत है। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरे यूरेशिया में आग लगा दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट
जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं ना ब्रो, बड़ा लफड़ा हो गया, ये वो बड़ा लफड़ा है। हालांकि अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेट्स होप ये कभी ना हो। वॉर्स आर बैड, रिमेंबर, लोग मरते हैं वॉर में, और सैनिक और उनके परिवार कभी युद्ध नहीं चाहते जो बैटल ग्राउंड से दूर हैं। ऐसे कायर ही चीख चीख के बोलते हैं गिरा दो 50 बम, गिरा दो 100 बम, जला दो शहर को, ये कर दो शहर का। ये सिर्फ कायरों की निशानी है, जो कभी खुद युद्ध में नहीं जाएंगे। खरोच भी आएगी तो दिन भर रोएंगे कि मम्मी। वो ही कायर चीख चीख के बोलते हैं मैं तो चाहता हूं उस पर 50-100 बम गिरा दो, मैं तो चाहता हूं शहर को जला दो। तेरे हाथ में खरोच भी लगेगी ना, तू 10 घंटे रोएगा कायर। मत भड़का युद्ध। मैं हमेशा ये बोलता हूं, युद्ध जो भड़काते हैं उनसे ज्यादा नीच और अमानवीय कोई नहीं हो सकता। लेकिन यह मानवता की एक बहुत बड़ी त्रासदी है, हजारों सालों से युद्ध हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि हम अभी भी उस लेवल पे राइज हो नहीं पाए हैं फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल, जहां हम बैठ के बात करके मुद्दों को सुलझाएं। दिक्कतें हैं, हालांकि फिर भी अब पहले से बहुत ठीक है स्थिति, अब ये फिर से बिगड़ रही है। रूस कहता है शांति संभव है, लेकिन प्रोसेस जटिल रहेगी। यूक्रेन बोलता है भैया वो सारी हमको गारंटी चाहिए कि जिसमें हम बाद में न पछताएं कि ये क्या कर दिया मैंने। यूरोप रूस के एक्सपांशन को लेकर बहुत डरा हुआ है, भयभीत है। जो रूस खुद एक्सपैंड कर ही नहीं रहा था, नेटो एक्सपैंड करते करते ईस्ट में गया। और 2014-15 में भी जब अकॉर्ड्स हुए थे, रशिया ने साफ बोल दिया था कि ये रेड लाइन है, नेटो यहां नहीं आना चाहिए। तो आप सीधे ही हमारे घर के पिछवाड़े में आ जाएंगे, तो सवाल ही नहीं है कि हम अटैक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्थिति फिलहाल और एग्रेसिव होती जा रही है। अगर ये फ्रोजन वॉर हो गया, मतलब इसमें कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई, तो ये यूरोप के पूरे बॉडी पॉलिटिक में एक रिश्ता हुआ घाव बन जाएगा। और यूरोप की तरफ से पैसे इसमें लगते रहेंगे, रूस की तरफ से लगते रहेंगे। रूस ज्यादा चीन की तरफ झुकता चला जाएगा। एक पैरेलल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर चाइना ऑलरेडी बना रहा है, जो स्विफ्ट SWIFT का ऑल्टरनेटिव है, वो चलने भी लगा है। तो जो पूरी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जियोपॉलिटिक्स की, रीसेट हो रही है। लिटरली ऐसा ही हो रहा है। और अगले 10 सालों में हम एक बिल्कुल नया विश्व देखने वाले हैं। धीरे धीरे होगा ये, लेकिन हो जाएगा। उम्मीद सिर्फ यही हो सकती है कि भारत उसमें विजयी पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे और यह पूरी तरह से तटस्थ दिखे। तीसरा ऑप्शन बहुत खतरनाक है, वैसा ना हो तो बेहतर है। यूरेशिया पे मैं आपको अगले 2 दिनों में पूरा वीडियो दूंगा, समझाऊंगा कि ये चक्कर क्या है यूरेशिया का और ये किस दिशा में जा रहा है। तीसरा है चीन और अमेरिका का रिश्ता। सभी को पता था बहुत दिक्कत होने वाली है, और वो दिक्कत अब सिर पर आ गई है। दिक्कत इस तरह से है कि चीन ने पिछले 20 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि जो अमेरिका की नंबर 1 ताकत है, being at the bleeding edge of science and hence at the bleeding edge of technology because of the right investment ecosystems, उसको चाइना न्यूट्रलाइज कर चुका है। एटलीस्ट टॉप 15-20 साइंटिफिक, एंड दोनों में फर्क है, साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत अलग चीजें होती हैं। तो मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप क्या समझते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या फर्क होता है। मैंने अपनी डिग्री IIT दिल्ली से ली, हमको प्रौद्योगिकी पढ़ाया गया था, हमको साइंस नहीं पढ़ाया गया था। साइंस एक बहुत अलग चीज होती है, हालांकि मेरी रुचि साइंस में भी है, लेकिन हमने वहां पढ़ी टेक्नोलॉजी थी 4 साल। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में फर्क क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, बताइएगा। चाइना ने अमेरिका की इन दोनों एज को बहुत अच्छे से काउंटर कर लिया है और इसलिए अमेरिका बहुत डरा हुआ है। और चाइना ने ये कैसे किया, फोकस करके, इन्वेस्ट करके, मैन पावर क्रिएट करके। अपने आप थोड़ी होता है, भारत ने नहीं कर पाया है। हमारे यहाँ स्टेम एजुकेशन वो R&D नहीं कर पा रही है जो उसने करना चाहिए। हम केपेबल हैं, हो नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत है AI, जिसकी क्रांति आई और बाईपास करके हमको निकल गई। हम देखते रह गए, कंज्यूमर बन के रह गए। और ये बात सरकार जानती है, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये पता नहीं है। पता तो पॉलिसी मेकर्स को सब रहता है भैया, उनके टेबल पे सच्चाई आती है रोज सुबह। तो अमेरिका और चीन की जो राइवलरी है वो इस सदी को डिफाइन करेगी और उसके मुद्दे आपके सामने, ट्रेड टैरिफ, ताइवान, AI, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, सब। चाइना बिल्कुल साफ है कि भैया खुला व्यापार होगा, सारे तुम्हारे रेस्ट्रिक्शंस हटाओ। अमेरिका क्यों हटाएगा? तो ताइवान तो एक बड़ा ट्रिगर है ही, बहुत बड़ा।
ईरान के साथ जो कुछ हुआ है, रशिया के साथ जो कुछ चल रहा है, वो देखते हुए मुझे तो बहुत शक होने लगा है कि अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करने आएगा भी। इस बात की मुझे बहुत शंका होने लगी है। उस पर एक पूरा डिटेल वीडियो आगे आ रहा है, सुनना चाहेंगे ना भैया? हाँ। और इस तरह से दोनों देश लड़ना नहीं चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है इतना फ्लक्स है और उसके ऊपर से एआई की कंपटीशन है कि उस फ्लक्स में डगमगाती नाव को स्टेडी करना कठिन काम है। कई बार लीडर्स नाव को स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो फिर युद्ध से ही स्टडी होता है सारा हिसाब। तो यह है भैया कहानी। तो कंक्लूजन यह है कि एक विश्व में 3 दावानल एक साथ आ गए हैं और एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हमारे सामने है, पॉली क्राइसिस का। अगर इन आगों को बुझाया नहीं गया रिस्ट्रेंट डिप्लोमेसी और लीडरशिप से, जो कि संभव है, तो जो आम नागरिक है, मेरे जैसा, आपके जैसा, कीमत तो हम ही चुकाएंगे। 1 साल सोना मत खरीदो, आप समझ रहे हैं ना? और ये सिर्फ शुरुआत है प्यारे दोस्तों। आज इसका पहला सेशन आ जाएगा, लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको साल के 150 सेशन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेवल 4 तक के बारे में जरूर सोचिएगा, उसमें इंग्लिश के 100 लेक्चर का पूरा कोर्स भी है। जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके लिए वरदान है। आइए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल पॉली क्राइसिस और कल के बाद यूरेशिया लेकर आएंगे और इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।